हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे सती, जिसकी लेखिका है शिवानी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्ध कुंभ का मेला, उस पर प्रयाग स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं, एक जैसे कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था महाराष्ट्रियन थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी में एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरु पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डॉल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होल्डॉल हीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। झटपट चढ़े और खटपट उतर गए। न कूलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालभ की चिंता। मेरे साथ की महाराष्ट्रियन महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था कि प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिया लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरबीती से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदार, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंध कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकियां लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांगों को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसे बेतुकी काठ की सवारी के साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला स्वयं संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा और यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी गाल, नाक का सिरा और भी अबीरी सा लग रहा था। उनके चेहरे पर रोब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा खुरदरापन था। मुट्ठी पर एक बड़े से ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबी बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे अंगुलियों से लपेटती लच्छे सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ कुमारी थी या विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखाएं मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। वे वे हाथ नहीं हो सकते जो मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते और पति की कमीज में बटन टाँगते या चिमटा सरांसी पकड़ते। ये वे हाथ नहीं हैं जिसकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रियन महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वह स्वल्प भाषिणी, सुंदर प्रौढ़ा हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी में गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कमल का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा है। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी।
उनके गोरे रंग पर उनकी लाल सोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों से वर्तुलाकार कर्ण फूल थे और गले में दुहरी लड़ का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों से दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबाकर पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गए। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। न दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। फिर ये दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठग ठग कर 2-3 रूखे उत्तरों से चांटे धर दिए। महाराष्ट्रियन महिला ने हिंदी नहीं जानता कह पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंगाड़िया। कल ही प्रिटोनिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदारसा की वेशभूषा से सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानी सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। उसके बाल किसी नामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों को पालती मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांस तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृत देह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया कि तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति में उन्हें भाव विभोर कर दिया और बटुए से मर्दाना रुमाल निकाला। वे कभी आंखें पोंछने लगती, कभी अपनी सुर्पनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल इस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोनिया फ्लाई करेंगी? महाराष्ट्रियन महिला ने पूछा। नहीं बैन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने के लिए भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ उसने अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह ही रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था? इस युग में सुस्पष्ट उच्चारण से अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह
काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देख रेख करती हूँ। ना बहन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रत्न, नीलू डार्लिंग, कहकर फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आ रहा है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम वेंटिंग को भी खिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृत देह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर मैं आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जांघों पर दोनों हाथों में त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उद्धित में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसल खाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की तरह एक डोर से गुथ गए। अजीब औरत है। क्या आप सोचती हैं यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीटकर नहीं मरता। वह हंसकर बोली, मुझको तो इसका यह एक स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसी सती फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिए, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितने निष्पाप, पवित्र और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देह देखते ही वह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका वह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांदती सर्राटे से भागती जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लग आती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्ते दान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोर दान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है। इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, हम खाएगी। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ लिया था।
सुनहरी मोनदार कचौड़ियां थी। मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थी, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफर का खाना नहीं, खा अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ी हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ी पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पुरानी तरकारी और आम के अचार की फांके थी। उनका अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटखारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। इधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्ता दानों को जीभ से चाट गई थी। विधवा ने सचमुच ही अपने शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लेकर भेंट दिया था। उसे पान बेहद पसंद थे, इसी से एक धोरी मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे पति सफर की प्यारी साथियों, अंतिम सफर की प्यारी साथियों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सीधी आवाज से गाने लगी। न जान्यू जानकी नाथे सवारे यूं न थवायूं छह। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सकते कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है। चलो, गुड नाइट और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उनकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर पर गोते खा रही हूँ। हीरों के गहनों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही हैं और साड़ियां क्या क्या रंग हैं, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उद्दधि उद्दी से रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रहकर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते हैं? पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता के अंतिम तरंग में पटक से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्स! मिसेट बनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेठ था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है, उसका गला भर्रा गया। ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब के चारों ओर छत और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियां और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था कि जोर जोर से हंसू, कभी दहाड़े मार कर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर खिलाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को उद्धत विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे मैं बिलख रही थी और हाय मैं लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है। बटुआ और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था ही नहीं। 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी गृताहुति दे पाई। चैन खींचकर गाड़ी रोकी गई।
सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर कर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। यह कहना व्यर्थ है, पर कहना व्यर्थ है। आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।